चलिए हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन जिसे कहते हैं, है ना। तो 12th बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है, मतलब इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जिनके बोर्ड में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है ना। बोर्ड 2026 में इन क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, डेवलपिंग स्पर्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो शुक्राणु है, विकासशील शुक्राणु है, वो अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है ना। तो आपको पढ़ाया गया है कि जो शुक्राणु जो है उसका निर्माण कहां पे होता है, तो वृषण में, है ना। वृषण में कहा, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्म जो बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वहां पे दो टाइप के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सेल पाए जाते हैं। एक होता है जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो जर्म सेल जो था वो डिवाइड होकर क्या बनाता था, स्पर्म बनाता था, और दूसरा जो सर्टोली सेल था उस डेवलपिंग स्पर्म को क्या करता था, न्यूट्रिशन देने का काम करता था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पहला ही ऑप्शन है सर्टोली सेल। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है सर्टोली सेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा कि डेवलपिंग स्पर्म को जो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, तो सर्टोली सेल करेगा। क्लियर है क्या। अगर यहाँ पे देखिए जर्मिनल सेल, जर्मिनल एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये न्यूट्रिशन नहीं देता उसको। ब्लड सेल तो वहां पे कुछ है ही नहीं। लीडिंग सेल की बात करेंगे तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस पे मिलता है ना। तो ये क्या करता है, ये एंड्रोजन का निर्माण करता है। बाकी बचा जो सर्टोली सेल, ये क्या कर रहा था, तो ये न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा था। क्लियर है क्या। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सर्टोली सेल आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, मतलब सर्टोली सेल जो होता है उसके नियंत्रण को, उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो पहला दिया है LH, जिसको हम लोग कहते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा ऑप्शन है FSH, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तीसरा है प्रोलैक्टिन, और चौथा है GH, है ना, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं इसको। तो पहले जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बात करेंगे, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये अपना एक्ट दिखाता है लीडिंग सेल पे, ठीक है। बाकी जो FSH होता है, FSH आपके सर्टोली सेल को कंट्रोल करता है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। ये क्या करवाएगा, सॉरी ये क्या करवाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा। GH ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, हमारे बॉडी में ग्रोथ करवाता है, बॉडी ग्रोथ में के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन इनफंडिबुलम इज, अगर बात करें इनफंडिबुलम क्या है, तो आप लोग को पढ़ाया गया है कि अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखेंगे, मादा जनन तंत्र देखेंगे, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें फैलोपियन ट्यूब, है ना, डिंबवाहिनी नलिका कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब को 3 रीजन में बांटा गया था, है ना। फैलोपियन ट्यूब के कितने रीजन है, 3 रीजन। जो यूटेरस के सबसे पास वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इस्थमस, है ना। उसके बाद इस्थमस के बाद जो आता है वो आता है एम्पुला, थोड़ा सा फुला हुआ भाग होता है एम्पुला, और एम्पुला के बाद सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम लास्ट पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का। तो जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के लास्ट में फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन था, है ना, उंगली की जैसी संरचना थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, फिमरी कहते थे, हिंदी में झल्लरी कहते थे। और ये फिमरी का काम क्या होगा, फिमरी जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है, वैसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके कहां पे डाल देगा, फैलोपियन ट्यूब में डाल देगा, है ना। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम में जो फिंगर के जैसे अंगुली के आकार की जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिम्बरी, हिंदी में कहते हैं झल्लरी। क्लियर है क्या सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज पार्शियली कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, है ना। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, योनि की जो द्वार होती है, वो एक पतली सी झिल्ली जैसी संरचना से ढकी होती है। पार्शियली कवर होता है, आधा ढका होता है, क्या कहते हैं उसे, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है क्लाइटोरिस, है ना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, है ना, बाह्य जननांग का भाग है क्लाइटोरिस। ये छोटा सा फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, छोटा सा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो होगा नहीं। अगला इस्थमस, ये तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है लेबिया मेजोरा, ये भी एक्सटर्नल
जेनेटिलिया का पार्ट है, बाहर जो क्या कहते हैं स्किन की फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं, है ना। और ये लास्ट पोर्शन हाइमेन, हाइमेन क्या था, एक पतली सी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर थी, है ना, हिंदी में योनि छेद कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज पार्शियली कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे हाइमेन, ठीक है, हिंदी में योनि छेद कहेंगे। याद कीजिए, एक्सटर्नल जेनिटलिया बाहरी जो फोल्डेड स्किन जैसी स्ट्रक्चर थी, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे हम लोग लेविया मेजोरा। इसके अंदर लेविया माइनोरा होता था, ऊपर फिंगर के जैसा होता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, क्लाइटोरिस कहते थे। और ये जो पार्सली इसको कवर करता था, इस ओपनिंग को पार्सली कवर करता था, इसी को हम लोग क्या कहते थे, हाइमेन कहते थे, इसी को हम लोग कहते थे योनि छेद। और इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो पार्सली कवर किया है उसको क्या कह रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइमेन कहेंगे, है ना। ये क्या रहा, ये क्लिटोरिस रहा, है ना। ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, लेबिया मेजोरा, है ना, और अंदर वाला लेबिया माइनोरा। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब जो आपको जुड़वा दिखते हैं, चिंकी मिंकी देखे होंगे, है ना, तो जो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है ना। तो समझेंगे थोड़ा सा। अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनका जेनेटिक कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है। और जेनेटिक कंपोजिशन बिल्कुल सेम कब होगा, जब दोनों एक ही स्पर्म से बने हो, एक ही स्पर्म एक ही ओवम फ्यूज किया, है ना, तो एक जाइगोट बना, और एक जाइगोट बना और क्लीवेज के टाइम में थोड़ा सा एक एब्नॉर्मल कंडीशन आया, और क्लीवेज के टाइम में स्प्लिट होके एक जाइगोट दो जाइगोट बन गया, और फिर उससे जो बच्चे बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। इस केस में जो दो बच्चे बनेंगे, या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे। क्लियर है क्या, क्योंकि एक ही सेम जाइगोट से बने हैं, है ना। तो इस केस में अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विन, है ना, आइडेंटिकल ट्विन का निर्माण कैसे होता है, तो आइडेंटिकल ट्विन का निर्माण जो होगा वो कैसे होगा, सेम जाइगोट से होगा, है ना, बिना जाइगोट का तो होगा ही नहीं, है ना। टू जाइगोट नहीं, दो जाइगोट होंगे तो अनआइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे, है ना। इसमें एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, दोनों फीमेल भी हो सकती है, दोनों मेल भी हो सकता है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिकल ट्विन, है ना, एक जैसे जो दिखते हैं, जुड़वे जो होते हैं, जुड़वे भाई यहाँ पे दिया, यहाँ पे भाई बहन कुछ भी हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे सेम जाइगोट से जो बनेंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विन होंगे। क्लियर है क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन ह्यूमन इज मोटाइल, है ना, मानव में कौन सी ऐसी कोशिका है जो मूवमेंट कर सकती है, जो गति कर सकती है ना। तो सबसे पहले इसमें दिया ऑप्शन फर्स्ट में तंत्रिका कोशिका, मतलब नर्व सेल। जो नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन्स की कोशिकाएं होती है, क्या ये मूवमेंट करती है क्या, नहीं, ये कभी मूवमेंट नहीं करती है। दूसरा, अगर त्वचीय कोशिका की बात करें, मैं डर्मल सेल की बात करेंगे, मतलब जो हमारे स्किन में जो सेल है, क्या ये मूवमेंट करती है, और ऐसा होता तो यहाँ की कोशिका यहाँ चली जाती, यहाँ की कोशिका यहाँ चली जाती, है ना, बट ऐसा कभी होता नहीं है, तो ये त्वचीय कोशिका मूवमेंट नहीं करती है। ओवम के बारे में बात करेंगे, एग सेल के बारे में बात करेंगे, तो एग सेल जो होता है ये मूवमेंट करता है लेकिन अपने आप नहीं करता। इसका मूवमेंट किसकी वजह से होता है, तो जो फैलोपियन ट्यूब में फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, जो उसको धक्का मार मार के आगे पहुंचाते हैं, क्या कहते हैं उनको, सीलिया। मतलब ये मूवमेंट करते हैं लेकिन खुद से नहीं करते, वो सीलिया की मदद से मूवमेंट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अगला है स्पर्म सेल। स्पर्म में एक बड़ा सा पूंछ होता है, टेल होता है ना, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला से उसका टेल बना होता है, तो फ्लैजिला की हेल्प से स्पर्म सेल मूवमेंट करता है। तभी तो जब ये वजाइना में एंटर करता है, वहां से मूवमेंट करके यूट्रस से जाता है फैलोपियन ट्यूब, और फिर वहां जाके फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो ये जो स्पर्म सेल होते हैं, शुक्राणु कोशिका होते हैं, इनमें मूवमेंट करने की पावर होती है, इनमें गति करने की क्षमता होती है। क्लियर है क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ओवुलेशन द एग इज सराउंडेड बाय विच ग्रुप ऑफ सेल। ओवुलेशन के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद जो एग सेल था, जो ओवम था, वो किस लेयर से ढक जाता है, कौन सी सेल से ढक जाता है। तो आप लोग को बताया गया था कि जो ओवुलेशन होता है, तो जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, इसके बाहर कुछ सेलुलर लेयर और कुछ नॉन सेलुलर लेयर क्या करती है, इसको ढक लेती है। तो इसको ढकने वाली लेयर एक नॉन सेलुलर लेयर हुआ करती थी, इसको हम लोग कहते थे जोना पैलोसिडा कहते थे। क्या कहते थे, जोना पैलोसिडा कहते थे। और एक जो सेलुलर लेयर होती थी, कौन सी सेल्स की लेयर होती थी जो इसको ढकती थी, कौन सी सेल्स की लेयर इसको ढकती थी, तो वो जो सेल्स की लेयर थी वो ग्रेनुलर सेल्स होते थे। कौन से सेल होते थे, ग्रेनुलर सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स होते थे, ग्रेनुलोसा सेल्स होते थे, मतलब ग्रेनुलर सेल होते थे, कनिकामय कोशिकाएं होती है ना। तो ये जो कौन सी लेयर, कौन सी सेलुलर लेयर इसको कवर कर रही है, कौन सी सेल कवर कर रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनुलर सेल। जर्मिनल सेल तो होगा नहीं,
ये तो स्पर्म का निर्माण करता है, सर्टोली सेल ये तो न्यूट्रिशन देता था स्पर्म को, थीका लेयर नहीं होगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेनुलर सेल्स, इसी को कनिकामय कोशिका कहते हैं। क्लियर है क्या सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड, इनमें से कौन सा ऐसा कोशिका है जो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब समझते होंगे एन, एन मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में मिलेगा, अगर ऊगोनियम के बारे में बात करें तो ऊगोनियम ऐसा सेल था जो डिवाइड होके, ऊगोनियम ऐसा सेल था जो डिवाइड होके क्या बनाता था, ओवम बनाता था। ओवम हैप्लॉइड होता है और ऊगोनियम कैसा होता है, डिप्लॉइड, तभी तो मियोसिस से हैप्लॉइड ओवम का निर्माण करता है ना। तो ऊगोनियम कैसा हो जाएगा, ये डिप्लॉइड हो जाएगा, है ना। प्राइमरी oocyte के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी oocyte जो था, ऊगोनियम जो था, इसमें ग्रोथ होता था। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसको समझेंगे, है ना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी ऊगोनियम की, तो ऊगोनियम में होता था ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद इससे क्या बन जाता था, ग्रोथ के बाद इससे बन जाता था इससे प्राइमरी oocyte, है ना। प्राइमरी oocyte बना। अब बताइए यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, कोई डिवीजन हुआ है क्या, कोई डिवीजन नहीं हुआ, तो क्या ये डिप्लॉइड से डिप्लॉइड रह गया, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड ही हो जाएगा। अब ये जो प्राइमरी oocyte था इसमें होता था मियोसिस 1, इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। अब मियोसिस 1 जो होगा तो आपने पढ़ा होगा मियोसिस 1 में डिप्लॉइड सेल डिवाइड हो क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। तो यहां से ये बन जाएगा एक एन और ये बन जाएगा दूसरा एन, मतलब एक बन जाता था हमारा सेकेंडरी oocyte, ये क्या बन जाता था हमारा सेकेंडरी oocyte, और दूसरा क्या बन जाता था, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता था, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता था। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो हैप्लॉइड कौन सा आ जाएगा, oocyte। और जब एक ओवम और एक स्पर्म जो फ्यूज करते हैं, ओवम और स्पर्म फ्यूज करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, तो इससे क्या बनता है, ये एन और ये एन मिलके 2n क्या बनता है, जाइगोट बनता है। बनता है क्या? तो जो जाइगोट था, जाइगोट कैसा हो जाएगा, जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अगुणित है, हैप्लॉइड है। तो अगर ऊगोनियम के बारे में बात करें तो ऊगोनियम कैसा था, डिप्लॉइड था, है ना। प्राइमरी oocyte कैसा था, ये भी डिप्लॉइड था, है ना। जाइगोट, जाइगोट कैसा था, ये भी डिप्लॉइड था। अगर हम बात करें सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte कैसा है, ये सेकेंडरी oocyte होता है हैप्लॉइड, मतलब सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक जो होंगे ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड कोशिका होंगे, अगुणित कोशिका होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डू द लेग्स एंड फिंगर्स ऑफ द फीटस डेवलप, मतलब कोई अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद, है ना, वो फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद उस जो फिटस, जो बच्चा डेवलप हो रहा था यूटरस में, उसके लेग्स और फिंगर्स मतलब पैर और उंगलियां डेवलप हो जाती हैं। तो आप लोगों को बताया गया फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है ना, और सेकंड मंथ के एंड तक जाते जाते फिंगर्स और लिम्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं। ऑप्शन पहला ही दिया है सेकंड मंथ, है ना। फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाएगा, सेकंड मंथ तक क्या होते जाएगा, आपका फिंगर्स और लेग्स बन जाएंगे, फिर आगे डेवलपमेंट थर्ड मंथ में और ऑर्गन बनेंगे और ऑर्गन मैच्योर होंगे, फिर टोटल 9 मंथ में एक बच्चा जो होता है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, फिर प्रसव होता है और मदर बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन इन लार्ज अमाउंट, प्रोजेस्टेरोन जो होता है फीमेल का सेक्स हार्मोन में से एक है ना। फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सेक्स हार्मोन बनते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। तो आप लोग को बताया गया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा तो वहां से सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल जाएगा। बचा हुआ भाग क्या कहलाता था, तो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता था। वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम पूरे 9 मंथ तक मेंटेन रहेगा अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो फिर से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आगे का जो फेजेस होंगे वो स्टार्ट होंगे और उसमें वो डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि जितना दिन ग्राफियन फॉलिकल रहता है हाई अमाउंट में क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, जो कि क्या करता था, एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करता था, मोटी करता था। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन इन हाई अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना।
ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस ये तो डिजेनरेट होकर ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है ना। प्राइमरी फॉलिकल भी नहीं होगा और ग्राफियन फॉलिकल भी नहीं होगा, ये तो मेच्योर हो रहे थे तब का बात है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो हो जाएगा है ना, पीत पिंडक कहते हैं इसको, ये क्या करेगा, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस थ्रू, जो स्पर्म है वो मूवमेंट किसके द्वारा करता है, किसकी हेल्प से करता है, अभी बताया गया था। उसमें फ्लैजिला जो होता है, एक्रोसोम क्या करेगा, ये तो ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, तो ये तो होगा नहीं। मध्य भाग मतलब मिडिल पार्ट में क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसको ऊर्जा प्रदान करता है ना, ये तो होगा नहीं। शीर्ष हेड में नहीं, हेड की वजह से नहीं होगा। पूछ जो होता है ये फ्लैजिला होता है और इसी की मदद से स्पर्म क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो किसकी मदद से करेगा, टेल की मदद से करेगा। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्रोसोम इज मेड फ्रॉम, है ना, मतलब एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है ना। तो आप लोग को जब 11th में सेल पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि हमारे सेल में एक मिलता है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम पढ़े होंगे, लयन काय कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या था, एक मेम्ब्रेन थी और उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा था जो कि डाइजेशन में हेल्प करता था, है ना। और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता था, गोल्जी बॉडी, है ना। सेल के अंदर जो भी पैकिंग का काम है ना, बर्थडे में गिफ्ट पैक करके देते होंगे, तो जो गिफ्ट की पैकिंग करने का काम होता है जनरल स्टोर वाला, तो आपके सेल में जनरल स्टोर कौन सा है, ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, मटेरियल की पैकिंग करता है आपके सेल में, है ना। तो सेल में जो भी पैकिंग का काम होगा उनका कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। और एक्रोसोम का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पर्म के हेड में एक ट्रायंगुलर टोपीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा था, है ना। तो इसका निर्माण, इसकी पैकिंग कौन करता था, तो सेम गोल्जी बॉडी करेगा। तो आपके ऑप्शन फर्स्ट में सेंट्रियोल है नहीं, ये तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल को डिवाइड करने में, गोल्जी बॉडी बिल्कुल, है ना। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जो होता है क्या करता है, ये एक्रोसोम का निर्माण करेगा। बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना, एनर्जी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और न्यूक्लियस ये तो सेल का माइंड है, पूरे सेल को कंट्रोल करना इसी के हाथ में, तो ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हीमोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, वैसा प्लेसेंटा जो ब्लड बैरियर की तरह काम कर रहा है। मदर इस जो मतलब जो कोरियोन है फिटस के द्वारा जो बनाया गया है, ये कोरियोन मदर के ब्लड के टच में है लेकिन मदर के ब्लड को फिटस में नहीं आने देता। ऐसे प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है। ऑप्शन में है क्या ह्यूमन, बिल्कुल मानव में, है ना। तो मानव में क्या होगा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा मिलेगा। बाकी हॉर्सेज में, कुत्तों में या फिर बिल्ली में हीमोकोरियल प्लेसेंटा नहीं मिलता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन द एंटायर लाइफ ऑफ अ हेल्दी वुमन। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन में कितने ओवम का निर्माण करती है ना। तो अगर आप फीमेल में ओवम के निर्माण को समझेंगे तो फीमेल में ओवम का निर्माण तब से शुरू हो जाता है जब वो फीमेल अपने मदर के एम्ब्रियोनिक यूट्रस के अंदर थी, मतलब जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी उसके अंदर ओवम बनने लगते हैं। लेकिन ओवम मेच्योर कितना हो रहा है, कितना ओवम रिलीज कर पा रहे हैं, यहाँ पे वो पूछ रहा है ना। तो फीमेल जब पैदा होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, मेच्योर होती है, जब वो 12-13 साल की हो जाएगी, प्यूबर्टी एज में आएगी, तब उसके अंदर क्या होता है, ओवुलेशन शुरू होते हैं, ओवम बाहर निकलना शुरू होते हैं, है ना। और उसके अंदर इस बीच के अंतराल में मैक्सिमम ओवम जब वो पैदा हुई थी वहां से लेके जब तक उसमें प्यूबर्टी नहीं आया, उसके बीच में बहुत सारे ओवम डिजेनरेट हो चुके होते हैं, है ना। अब जो बचे हैं, अब जन्म के बाद उसमें एक भी नया ओवम बनने वाला नहीं है, जो बन गया बस उसी को मैच्योर करके रिलीज करना होता है ना। तो अब कितना ओवम बना सकती है, तो वो जितना ओवम उसके पास बचा वो रिलीज करते करते वो 45 से 50 साल तक की होगी, तब तक उसका सारा ओवम खत्म हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए वही 12 से 13 साल से लेके 45 से 50 साल के बीच में, तो इस बीच में लगभग 400 के अप्रॉक्स, कितना, लगभग 400 के अप्रॉक्स ओवम रिलीज कर पाती है। 40 तो बहुत कम हो गया, ये 365 तो आसपास है बट ये नहीं होगा, एनसीईआरटी ने 400 ही दिया है और 4000 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो होगा ही नहीं, है ना। तो एक मैच्योर हेल्दी वुमेन अपने पूरी लाइफ में कितना 400 ओवम रिलीज करेगी। क्लियर है क्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय विच हार्मोन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ओवुलेशन इंड्यूस कराता है, अंडोत्सर्ग को करवाता है ना। तो सबसे पहला इसमें दिया है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तीसरा एस्ट्रोजन है और लास्ट है प्रोजेस्टेरोन।
है ना। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे तो ये तो फीमेल के एंडोमेट्रियम की वॉल को मोटी करने में हेल्प करते हैं। एफएसएच है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है फॉलिकल को डेवलप करवाएगा, मतलब प्राइमरी को सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करवाने में हेल्प करता है ना। बाकी जो एलएच हार्मोन है, याद कीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे एलएच हार्मोन अपने पीक लेवल पे रहता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग कहते थे एलएच सर्ज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जब एलएच हार्मोन अपने पीक लेवल पे रहेगा, इसको कहते हैं एलएच सर्ज, और उसी दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है ना। तो ओवुलेशन को कौन इंड्यूस किया, एलएच, है ना, एलएच हार्मोन किया, है ना। कब किया, एलएच सर्ज आया तो, है ना। एलएच सर्ज कब आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे क्या हुआ, एलएच सर्ज आया, जिससे क्या हुआ, एलएच हार्मोन रिलीज हुआ, सॉरी, जिससे क्या हुआ, ओवम ओवरी से बाहर आया। क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन है, इन मैमल्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है ना। तो स्तनधारियों में फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे तो क्या ओवरी के अंदर होता है, क्या अंडाशय में होता है क्या, नहीं, यहां तो ओवम बना भी नहीं होता है ना, यहां तो सेकेंडरी ओसाइट है ना। अगर हम बात करें गर्भाशय में, यूट्रस में, नहीं, यहाँ तो इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सारा होता है यूट्रस में, ये भी नहीं होगा। अगला बात करें फैलोपियन ट्यूब में, तो जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब में ही जो ओवम होता है वो जब ओवरी से बाहर निकलेगा, फिम्बरी कलेक्ट करके उसको फैलोपियन ट्यूब में डालेगा, अब वो फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा स्पर्म का, है ना। स्पर्म चलते 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 आएगा, है ना, किसकी मदद से, तो स्पर्म जो चलेगा वो किसकी मदद से चलता है, तो वो चलता है अपने टेल, अपने पूंछ की मदद से, वहां से चलते चलते पहुंचेगा कहां पे, वो पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में उनकी मीटिंग होगी, दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, है ना। वेजाइना में नहीं, वेजाइना तक तो ओवम पहुंचता भी नहीं है ना। क्लियर है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्टोली सेल हेल्प्स इन, किस में हेल्प करेगा सर्टोली सेल, है ना। इसी स्लाइड में, पहले वाले स्लाइड में शायद हमने क्वेश्चन किया था, तो क्या एंड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा, नहीं, ये तो लेडिंग सेल करता है ना। ये कौन करेगा, लेडिंग सेल करता है ना। एंड्रोजन का प्रोडक्शन लेडिंग सेल करता है। मैच्योरेशन ऑफ ओवा, ओवा का मैच्योरेशन कराएगा, नहीं, सर्टोली सेल तो फीमेल में मिलता भी नहीं है ना, तो ओवा का होगा नहीं। अगला है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, बिल्कुल, है ना। स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देने का, न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता था, वो करता था सर्टोली सेल, है ना। तो मैच्योर करने में, स्पर्म को मैच्योर करने में, शुक्राणु को परिपक्वन में हेल्प करेगा कौन, सर्टोली सेल। एक का फॉर्मेशन करेगा क्या, नहीं, एक का निर्माण ये नहीं करता। क्लियर है क्या। आइए तरफ बढ़ते हैं। द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर इट पेनेट्रेट्स द ओवम इज कॉल्ड, मतलब स्पर्म को ओवम को पेनेट्रेट करे, ओवम की वॉल को तोड़ के उसमें इंटर करे, है ना, उससे पहले जो ये मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, अपने आप को जो रेडी कर रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग को बताया गया था, जब स्पर्म पहुंचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पे सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगती है, वहां का एसिडिक नेचर की वजह से। फीमेल वेजाइना बैक्टीरियल होता है, मतलब वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। उस एसिडिक नेचर, स्लाइटली एसिडिक नेचर में जैसे ही पहुंचेगा स्पर्म, इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। और स्पर्म की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने से इसको नुकसान नहीं होता, फायदा हो जाता है, ये और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना, फ्री हो जाता है ना। तो ये स्पर्म की जो मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे कैपेसिटेशन। तो जो ओवम को पेनेट्रेट करे उससे पहले जो प्रोसेस होती है, जिसमें स्पर्म क्या हो जाता है, स्पर्म जो क्या हो जाता है, ये अपने आप को एक्टिव कर लेता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के निर्माण को कहते हैं, है ना। स्पर्मेशन स्पर्म के रिलीज होने को कहते हैं, है ना। स्पर्म सेल ये तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेशन हो जाएगा। क्लियर है सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग सेल आर फाउंड इन, लीडिंग सेल कहां पाए जाते हैं, है ना। तो आप लोग को बताया गया था, आपको बताया गया होगा कि जब आपको पढ़ाया जा रहा हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर याद कीजिए, ऐसा कुछ बना होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे ट्यूब थे, ट्यूब के अंदर आपको ऐसे सेल मिलते थे, है ना। ऐसे जो सेल मिलते थे, इन सेल को हम लोग क्या कहते थे, इसमें कुछ सेल जो थे ये हमारे कुछ सर्टोली सेल थे, है ना। कुछ सेल यहाँ पे कौन से थे, जर्म सेल थे, है ना। और जो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस था, इसको हम लोग क्या कहते थे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको क्या कहते थे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते थे। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं मिलती थी, है ना, जो कि क्या करती थी, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन
है ना, टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका निर्माण करती थी। और इन्हीं सेल को हम लोग क्या कहते थे, इन्हीं सेल को हम लोग क्या कहते थे, इंटरस्टिशियल सेल कहते थे। इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसी का दूसरा नाम था लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग क्या कहते हैं, लेडिक सेल कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेडिक सेल कहाँ पाया जाएगा, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद आसपास जो इंटरस्टिशियल स्पेस था वो वहां पाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है, टेस्टिस में, है ना। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में लीवर है, नहीं लीवर में तो नहीं होगा, है ना। टेस्टिस, बिल्कुल टेस्टिस के अंदर, विसर के अंदर होगा। इंटेस्टाइन में होगा क्या, नहीं, है ना। किडनी के अंदर, नहीं। तो कहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके टेस्टिस में। मतलब ये लीडिंग सेल जो है कहां पाए जाएंगे, मेल के टेस्टिस में पाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल कहां पाए जाएंगे, अभी हमने बताया सर्टोली सेल कहां पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहां पाया जाता है, तो टेस्टिस के अंदर। ऑप्शन में यकृत में, नहीं हुआ ना, टेस्टिस बिल्कुल हो जाएगा। अंडाशय में, नहीं तो अग्नाशय भी नहीं होगा। मतलब ये सारे ऑप्शन गलत है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेस्टिस हो जाएगा। क्लियर है सबको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड। जब कोई फीमेल प्यूबर्टी एज में आती है, 12 से 13 साल की होती है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, उसे क्या कहते हैं, उसे हमने कहा था मिनार्क। उसके हमने क्या कहा था, मिनार्क कहा था, है ना। मिनार्क को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, ना। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाएगा, मिनार्क कहलाएगा। ओवुलेशन के बारे में बात करें, ये क्या होता है, ये तो सेकेंडरी ओसाइट का ओवम से बाहर सॉरी ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना क्या होता है, ये तो होगा नहीं। मेनोपॉज, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। जब फीमेल 45 से 50 साल की हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो होगा नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना पूछ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पूछ रहा है, बताइए, तो होगा ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा रजो दर्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल कहां पाए जाते हैं, है ना। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि ग्राफियन फॉलिकल फीमेल के ओवरी में जब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा तो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होकर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, और टर्सरी फॉलिकल डेवलप होकर क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो कहां पे बनेगा, मानव के थायराइड में, नहीं, मानव के अंडाशय, बिल्कुल। ये सारे फॉलिकल डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है, अंडाशय में तो हो रहा है, ओवरी में तो हो रहा है ना। द रैबिट टेस्टिस, रैबिट के टेस्टिस में, नहीं तो, है ना। द फ्रॉग ओवरी, फ्रॉग के ओवरी में, नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मानव के अंडाशय में, है ना, मादा मानव के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है ना। तो कॉर्पस कैलोसम के द्वारा नहीं, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो था डिजेनरेट होने लगा, तब वो कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस अलग अलग स्ट्रक्चर में बदल के डिजेनरेट हो जाता है। तो कॉर्पस कैलोसम नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटेरी नहीं होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, तो डिजेनरेट होने की प्रोसेस है ना। कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल, अभी हमने देखा था कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है क्या करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। अगला क्वेश्चन है द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। यूट्रस की इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर स्ट्रक्चर याद हो, है ना, अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि फीमेल की जो यूट्रस होती है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये पूरा भाग क्या कहलाता था, यूट्रस कहलाता था। यूट्रस की सबसे बाहर वाली, अगर यूट्रस की सबसे बाहर वाली वाल के बारे में बात करें तो इस बाहर वाली वाल को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। इसको क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, है ना। उसके बाद की जो वाल है, इसके बाद पेरीमेट्रियम के बाद की जो वाल है, ये थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है ना। इस मोटी वाल को हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे मायोमेट्रियम, है ना। और सबसे अंदर वाली वाल के बारे में बात करें, ये भी एक लेयर है ना, जो कि मोटी पतली होते रहती है। और इस लेयर को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही वाल मोटी होती है, फिर डिजेनरेट होकर टूटती है, फिर मोटी होगी, फिर टूटेगी, बार बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इसी वॉल में आपको साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इनर लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर, ये तो बाहर वाली होगी पेरीमेट्रियम, है ना, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली कौन सी हो गई,
एंडोमेट्रियम। क्या हमारे ऑप्शन में एंडोमेट्रियम है क्या, है ना? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, पहला ऑप्शन है मायोमेट्रियम, नहीं ये तो बीच वाली लेयर है, ये तो होगा नहीं, है ना? एंडोमेट्रियम बिल्कुल, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। अगला है जेनाइटल एपिथेलियम, नहीं ये तो उसकी लेयर ही नहीं है, यूट्रस की लेयर ही नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम भी यूट्रस की लेयर नहीं है। यूट्रस की लेयर कौन सी होती है? तो एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली कौन सी हो जाएगी? एंडोमेट्रियम हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय, ओवुलेशन किसके द्वारा होता है? अभी हमने बताया था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे, जब एलएच अपने पीक लेवल पे होता है, जिसको हम लोग एलएच सर्च कहते हैं, तो ओवरी क्या होता है? ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए एलएच। एफएसएच नहीं होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होंगे। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जब शुक्राणु जनन हो रहा था, है ना? शुक्राणु जनन जब हो रहा था तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण होता है ना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल था वो कितने स्पर्म का निर्माण करेगा, है ना? तो इसके लिए पढ़ेंगे, देखेंगे एक बार कि स्पर्मेटोजेनेसिस आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले एक सेल हुआ करता था डिप्लॉइड सेल, जिसको हम लोग कहते थे स्पर्मेटोगोनियम, है ना? शुक्राणु जनन कोशिका होता है स्पर्मेटोगोनियम। इसमें होता है ग्रोथ, इसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ होने के बाद ये क्या बनाया? तो ये बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बना है? 2n से 2n, बस डिवीजन नहीं हुआ, बस सेल का ग्रोथ हुआ है। तो ये क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना दिया। अब इसमें होता है मियोसिस 1, इसमें जो आगे डिवीजन होगा ये कौन सा होगा? मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 हुआ तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर दो सेल बनेगा, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनेगा, और जो दोनों सेल बनेंगे ये कैसे होंगे? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएंगे क्या? और इस हैप्लॉइड सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब इसमें मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 जो होता था, इसमें क्या होता था? एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में बटेगा, और हैप्लॉइड से सारे सेल कैसे रह जाएंगे? हैप्लॉइड ही रह जाएंगे, है ना? तो ये दो सेल डिवाइड हो कैसे बन गए? 4 सेल बन गए, है ना? तो प्राइमरी जो स्पर्मेटोगोनिया था ये ग्रोथ करके बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड हुआ तो ये बना स्पर्मेटिड। क्या बना? स्पर्मेटिड बना। मतलब ये चारों के चारों क्या है? स्पर्मेटिड है। और जब यही स्पर्मेटिड विकसित होंगे, डेवलप होंगे, तो डेवलप होके क्या करेंगे? ये मेच्योर होने के बाद, ये चारों के चारों मेच्योर होने के बाद इसमें पूंछ वगैरह आ जाएगा, और पूंछ वगैरह आने के बाद ये क्या बन जाएंगे? यही कहलाएंगे स्पर्म। ये क्या कहलाएंगे? स्पर्म। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म का निर्माण कर रहा है? 1 1 2 3 4, टोटल कितने स्पर्म हो गए? 4। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को टोटल कितना स्पर्म बनाएगा? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा टोटल 4 स्पर्म। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम। जो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, उनका निर्माण कैसे होता है? तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं, जितने टिश्यू हैं, जितने ऑर्गन है, सबका निर्माण मात्र 3 जर्म लेयर से होता है। कौन कौन सा? तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन्हीं तीनों जर्म लेयर से हमारे बॉडी के सारे स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू का निर्माण हुआ है ना? तो इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो बताया गया था आप लोगों को किससे होता है? ये मेसोडर्म से होता है ना? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेसोडर्म हो जाएगा। एक्टोडर्म से नेल्स, हेयर्स वगैरह बनते हैं, स्किन वगैरह। एंडोडर्म से होगा नहीं, ए और सी दो तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मेसोडर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच जर्म लेयर डज द ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेटेड, है ना? कौन से जर्म लेयर से? सेम टाइप का क्वेश्चन है, कौन से जर्म लेयर से हमारा ब्लड और हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह सब किससे बने हुए हैं? तो इन सब का निर्माण भी किससे होता है? मेसोडर्म से भी होता है। तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? मेसोडर्म हो जाएगा। क्लियर है ना? सी एन टिक वाला था, देखो और टिक करो। अगला क्वेश्चन था फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आर फाउंड, है ना? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहां पाया जाता है?
है ना। तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आप देखेंगे कि स्पर्म और ओवम की जो वॉल थी इस पे कुछ ऐसे प्रोटीन मिलते थे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, है ना। तो ओवम की दीवार पे मिलता था फर्टिलाइजिन और स्पर्म की वॉल पे क्या मिलता था, एंटी फर्टिलाइजिन। जो ओवम के वॉल पे फर्टिलाइजिन मिलता था वो स्पर्म को अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। यही रीजन है कि जैसे वजाइना में स्पर्म एंटर करते हैं, योनि में शुक्राणु पहुंचते हैं, तो वहां से मूवमेंट करके अंडाणु के पास जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमें कहां जाना है, और वो पता कौन बताता है, वो बताता है फर्टिलाइजिन, है ना। तो फर्टिलाइजिन कहां मिलता था, ओवम की वॉल पे, ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म नहीं, है ना। पहला है ऑन द सरफेस ऑफ एग्स, हाँ एग की सरफेस पे मिलेगा, अंडाणु की सतह पे मिलेगा, अंदर तो मिलता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन होगी ही नहीं। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, है ना। कौन सा इसमें से डिप्लॉयड है, मतलब 2n द्विगुणित कोशिका कौन है। तो अगर स्पर्म के बारे में बात करें, जो स्पर्म होता है कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है ना। ओवम ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। जाइगोट ये कैसा है, n और n मिलके कैसे बनते हैं, डिप्लॉयड, ये बनेगा डिप्लॉयड। अच्छा एंडोस्पर्म, इसका अगर स्ट्रक्चर जानना है ये कैसा होता है, तो आपको याद करना होगा प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। उसमें आपने देखा था कि जो सेंट्रल सेल हुआ करता था उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और एक पोलर गिना के फ्यूज करता था, एन एन और एन, कितना एन, 3n। मतलब एंडोस्पर्म क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। और क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, डिप्लॉइड पूछ रहा है ना, द्विगुणित पूछ रहा है। तो कौन सा इसमें से आपको डिप्लॉइड दिख रहा है, जाइगोट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स द स्पर्म पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा। हमने अभी बताया था कि जब ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है तो 2 लेयर्स को कवर करती है, एक ग्रेनुलर सेल्स की लेयर और एक जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर लेयर था, उसको प्रोटेक्ट करता था, कवर करके रखता था। तो ऐसा क्या है जो जोना पेलुसिडा को तोड़ने में हेल्प करता है, तो एक्रोजोम का स्राव, मतलब एक्रोजोम का सिक्रीशन। तो एक्रोजोम जो सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में क्या करते हैं, उस ओवम के ऊपर जो भी लेयर है उस लेयर को तोड़ के स्पर्म को उसमें एंट्री दिलाते हैं, है ना। बॉडीगार्ड है, हटा के सब चलो 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 अंदर घुसा देता है स्पर्म को, है ना। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्रोजोम का सिक्रीशन ही होता है। तो एक्रोजोम का सिक्रीशन बिल्कुल सही है। अच्छा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये भी तो सही है ना। एक्रोजोम क्या सिक्रीट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी तो सिक्रीट करता है ना। गर्दन के सेंट्रियोल, मतलब स्पर्म के नेक में जो सेंट्रियोल मिलते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं करेंगे, तो सेल डिवीजन करवाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों, ए और बी दोनों बिल्कुल ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत था। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन मैमल्स द टेस्टिस आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फॉर। मैमल जो स्तनधारी होते हैं इसमें टेस्टिस जो विसर होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मिलते हैं। क्यों, क्या रीजन है? तो आप लोग को बताया गया है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर टेस्टिस रहते तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता। रीजन ये है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है ना। और इस टेम्परेचर पे शुक्राणु जनन नहीं हो सकता, इस तापमान पे शुक्राणु जनन नहीं हो सकता। उसके लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, है ना। तो इसलिए वो टेम्परेचर बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम रहे, इसके लिए बॉडी कैविटी के बाहर एक छोटा सा पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं वृषण कोश, स्क्रॉटम कहते हैं, उसी के अंदर टेस्टिस मिलते हैं, है ना। तो रीजन क्या है कि वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो मैमल्स में टेस्टिस आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बिल्कुल हो सकता है, फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं, फर्टिलाइजेशन कोई लेना देना ही नहीं वहां पे। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो जनन अंग है उनके विकास के लिए नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे। डेवलपमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन, जो विसरल ऑर्गन है उनके डेवलपमेंट के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन के लिए। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन ऑकर। मतलब मासिक चक्र के कौन से दिन पे अंडोत्सर्ग होता है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर डे बाय डे आप देखें तो 4 फेज में बांटा गया था। पहला फेज जो होता था उसको ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज कहते थे, 4 से 5 दिन का जो होता है। इसमें एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है, ब्लड के साथ ये सारे सेकेंडरी ओसाइड वगैरह सब कुछ बाहर निकल जाता है। उसके बाद से फॉलिकुलर फेज आता है जिसमें फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है ना। और जब ये चेंज हो जाता है तो 14वें दिन आता है आपका ओवुलेटरी फेज, है ना, जिस दिन क्या होता है ओवुलेशन। तो 14th डे से 14 से 15 डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है और सेकेंडरी ओसाइट के बाहर निकलने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ भाग था वो क्या कहलाता है,
कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को मोटी करता है ना। तो इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं, है ना, सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो कौन सा ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन कब हो रहा था, 14वें से 15वें दिन। ऑप्शन में है क्या, 8वें से 10वें दिन, नहीं, ये तो फॉलिकुलर फेज में आ जाएगा, है ना। 12वें से 14वें, नहीं, ये तो फॉलिकुलर का, ये तो हो सकता है, बट ये कहाँ पे, फॉलिकुलर के आसपास आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 14वें से 15, बिल्कुल 14वें से 15वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अगर मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन में बात करेंगे तो नहीं, अब तो यहाँ पे हार्मोनल लेवल डाउन होने लगा है, एंडोमेट्रियम की वॉल अब टूटने वाली है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डे 14 to 15। क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ मेनोपॉज इन वुमेन, वुमेन में मेनोपॉज का क्या एज होता है, मतलब किस एज में आते आते फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएंगे, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तब स्टार्ट होता है, और जब फीमेल 45 से 50 साल की होती है वहां तक जाते जाते क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, है ना। तो 25 वर्ष की एज में, नहीं, तो एडल्ट एज है ना, ऐसा हो तो फीमेल के बच्चे नहीं हो फिर, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। 35 ईयर्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। 50 वर्ष, बिल्कुल 50 वर्ष तक आते आते क्या होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज। 70 ईयर्स तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है सबको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्रोसोम इज अ कंपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्रोसोम है एक कंपार्टमेंट, एक खंड है, किसका, कहां पे पाया जाएगा। तो एक्रोसोम स्पर्म के हेड में एक ट्रायंगुलर टोपी नुमा स्ट्रक्चर हुआ करता था, है ना, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते थे, ओवम को पेनिट्रेट करने में, ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता था, है ना। तो कहां पे मिलेगा, मानव शुक्राणु के सिर पर, बिल्कुल, है ना, द हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ये ह्यूमन स्पर्म के हेड पे मिलता है। द मिडिल पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, नहीं, यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, है ना। द प्राइमोर्डियल ओसाइट, प्राइमोर्डियल ओसाइट, ये तो ओसाइट ओवम के बारे में बात हो रही है, यहाँ तो हो गई नहीं। द ब्लास्टोसिस्ट, ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म का कुछ रोल है क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद कोई रोल नहीं है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो गई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, द हेड ऑफ द स्पर्म, मानव शुक्राणु के सिर का भाग है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, मानव में जो प्लेसेंटा है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है ना। तो प्लेसेंटा के बारे में बताया गया था आप लोगों को, प्लेसेंटा का निर्माण खुद फिटस और मदर दोनों मिलकर करते हैं, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, है ना। मतलब बच्चे का कुछ भाग, भ्रूण जो डेवलप हो रहा था उसका कुछ भाग, और मदर का कुछ भाग, दोनों मिलकर क्या करते हैं दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एमनियोन, ये उस भ्रूण का अगर देखेंगे स्ट्रक्चर आप, तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, है ना, ऐसे ऐसे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता था, है ना, कोरियोनिक विलाई कहते थे इसको, कोरियोनिक विलाई कहते थे इसको, है ना, कोरियोन का पार्ट था। तो ये कोरियोनिक विलाई और मदर की यूटरस की जो वॉल थी, है ना, मदर की यूटरस की जो वॉल थी, ये आपस में मिलते थे, और तब इस स्ट्रक्चर को, ये जो बनता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, प्लेसेंटा कहते थे, इसको क्या कहते थे, प्लेसेंटा कहते थे। तो प्लेसेंटा का निर्माण किससे हो रहा है, कोरियोनिक विलाई और मदर के यूटरस की वॉल से मिलकर, मतलब कोरियोन और मदर की यूटरस की वॉल से मिलकर। ऑप्शन 1 में अम्नियोन नहीं, एलेंटियोस नहीं, ये दोनों आपका प्लेसेंटा नहीं बनाते, है ना। कोरियोन बिल्कुल ये हो सकता है, इधर है कोरियोन और एलेंटियोस, कोरियोन तो बनाता है, एलेंटियोस नहीं बनाता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोरियोन हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो कोरियोन के द्वारा क्या होगा, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, मानव का जो एम्ब्रियो है वो कहां पे सुरक्षित रहता है ना। तो पहला इसमें एलेंटियोस के अंदर, एमनियोटिक कैविटी के अंदर, है ना, प्लूरल कैविटी के अंदर, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, है ना। तो अगर आप बात कीजिएगा प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, एलेंटियोस, ये तो खैर मिल रहा है वहां पे, ये तो दोनों भ्रूण के आसपास मिलते भी नहीं है ना। तो अगर एमनियोटिक कैविटी की बात करें तो आपको बताया गया होगा कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता था, उस डेवलपिंग फिटस को प्रोटेक्ट करता था। अगर फीमेल गिर गई तो जो मैकेनिकल जर्क आया उससे ही बचाता था, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता था, बच्चा उसमें अच्छे से मूवमेंट कर पाता था। तो ओवरऑल जो प्रोटेक्शन देने का काम करता था ये एमनियोटिक फ्लूइड करता था, जो कि एमनियोन के अंदर पाया जाता था, है ना। तो बच्चे का प्रोटेक्शन कौन करेगा, एमनियोटिक कैविटी, इसी कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जो क्या करता है, उस बच्चे को प्रोटेक्शन देता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस की वॉल में जाके चिपक जाएगा, यही इम्प्लांटेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, डेवलप होते 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 जाता है और 6 से 7 दिन में जाके कहाँ पे, फीमेल के यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इम्प्लांट होता है, प्रत्यारोपित होता है। तो पहला है मोरूला, है ना। तो मोरूला आपका है ना 8 से 16 सेल स्टेज को कहते थे मोरूला, है ना। मोरूला का निर्माण कब होता था, जाइगोट जब बना, स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होते 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 जब 8 से 16 स्टेज सेल बना, इसको हम लोग क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया मोरूला। इसको हमने क्या कह दिया, मोरूला। तो मोरूला ही 6 से 7 दिन तक होते होते पहुंच जाता है यूट्रस में और यूट्रस की वॉल में जाके चिपक जाता है। तो इम्प्लांटेशन किसका होगा, यही तो इम्प्लांट हो रहा है, मतलब मोरूला इज द राइट आंसर। गैस्ट्रुला के बारे में बात करेंगे तो नहीं, मोरूला डेवलप होकर बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला डेवलप, सॉरी यहाँ पे एरर है थोड़ा सा, देखेंगे थोड़ा सा। मोरूला सॉरी 8 से 16 स्टेज जो मोरूला बनता है, मोरूला का इम्प्लांटेशन नहीं होता है ना। 8 से 16 स्टेज जो मोरूला है, अब मोरूला डेवलप होकर बनेगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट ही जाके क्या करता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल में। ये जो यूट्रस था, यूट्रस जो था, यूट्रस की वॉल जो थी, इसमें इधर से फैलोपियन ट्यूब से मूव करता करता आया और यहाँ पे आके क्या बन गया, यहाँ पे जब ये ब्लास्टुला बन गया था तो ब्लास्टुला आके इसकी वॉल में चिपक जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो इम्प्लांटेशन किसका हो रहा है, ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टुला के बाद इसमें जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो बनता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, जर्म लेयर का निर्माण होता है ना। तो इम्प्लांटेशन किसका हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का। मोरूला नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लास्टुला। सेल स्टेज कितना हो जाएगा, ये 32 से 64 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, है ना। इसी स्टेज में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन, अभी मैंने बताया था कैपेसिटेशन क्या होता है, जब स्पर्म जो था उसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, तो मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व क्यों होता है, तो वेजाइना में जो बैक्टीरिया थे, उस बैक्टीरिया के एसिडिक नेचर बनाने के कारण, एसिडिक नेचर में जाने की वजह से क्या होता था, ये स्पर्म की वॉल डिसॉल्व हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट ऑकर्स, मतलब कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा है ना। कैपेसिटेशन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ पे होती है, तो पहला ऑप्शन है एपिडाइमिस में, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे होगा क्या, नहीं, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। अगला वास डिफरेंस, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, नहीं होगा। टेस्टिकुलर रेटिकुलम, ये भी टेस्टिस के अंदर, यहाँ पे होता है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मादा जनन मार्ग। मादा जनन मार्ग के अंदर क्या होगा, कैपेसिटेशन की प्रोसेस होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, मतलब फर्टिलाइजेशन दो तरह का बताया गया था, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का विलय, उनका फ्यूजन जब बॉडी के बाहर हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाहर इनिशिएशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब यही सेम प्रोसेस बॉडी के अंदर हो, मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन बॉडी के अंदर हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, किसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो आपको बताया गया था बर्ड्स में, मैमल्स में, है ना, कार्टिलेजिनस फिशेज में, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है, इंटरनल होता है ना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तारा मछली ये नहीं होगा, है ना। तारा मछली में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हड्डीदार बोनी फिशेज, अब बोनी फिशेज में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। सार्क में, सार्क एक कार्टिलेजिनस फिशेज है ना, उपास्थील मछली है, और उपास्थील मछलियों में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। क्लैस्पर्स होते हैं, क्लैस्पर्स चिपकाते हैं, स्पर्म क्या करेंगे, फीमेल के वजाइना में, सॉरी फीमेल के क्लैस्पर्स में, क्लोएका में एंटर करा देंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा, क्लोएका में एंटर करने के बाद वहां पे गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा। मतलब इनमें जो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इनमें होगा इंटरनल। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। सार्क में इंटरनल होता है, उभयचर एम्फीबिया, मेढक में याद कीजिए एक्सटर्नल होता है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज द सार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस एनालिसिस, मतलब अगर एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका। पहली बात समझेंगे एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है क्या। तो हमने बताया था जो फिटस था, फिटस प्रोटेक्टेड रहता है एमनियोटिक कैविटी में, और एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड रहता है उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। और उसी एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोग करते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। इससे उस बच्चे का जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकते हैं, यहां तक कि उस बच्चे का जेंडर भी पता कर सकते हैं,
है ना। तो देखिए मेन इसका काम था ना कि उस बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करना, बट यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड में लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करने लगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट जो होता है किससे किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के किया जाता है। ऑप्शन में क्या है, एमनियोन से किया जाएगा, नहीं। द अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होता है उससे, बिल्कुल नहीं। द एमनियोटिक फ्लूइड, बिल्कुल, है ना। एमनियोटिक फ्लूइड से ही हम लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करते हैं, है ना। लास्ट है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सेल के अंदर मिलता था, ये नहीं हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर प्रेगनेंसी विच हार्मोन इज फाउंड इन मैटरनल यूरिन। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके यूरिन में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा। गर्भाधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर वैसे हार्मोन बनेंगे जो प्रेगनेंसी के बाद बन रहे थे। और ये पता करने का बेस्ट तरीका क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या चीजें बन रही हैं और वो हार्मोन कैसे किसके द्वारा बन रहा है। सबसे पहले देखेंगे, इसमें दिया है एलएच। एलएच जो होता था, याद कीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये ओवुलेशन करवाता था। क्या उस टाइम फीमेल प्रेग्नेंट रहती है क्या, नहीं ना। तो ये क्या प्रेगनेंसी को इंडिकेट कराएगा, कभी नहीं कराएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है एफएसएच, ये तो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, फॉलिकल को डेवलप करवा रहा है ना। तो क्या ये हो पाएगा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, है ना। ये तो फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा है। अगला प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात करें तो ये भी नहीं होगा। नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही एंडोमेट्रियम की वॉल को मोटी कर रहा था। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं रहता तो एंडोमेट्रियम की वॉल मोटी नहीं होती, और एंडोमेट्रियम की वॉल मोटी नहीं होती तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। और अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या उसके अंदर ये हार्मोन अगर वहां पे एंडोमेट्रियम की वॉल मोटी नहीं होगी तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। यहाँ पे प्रेगनेंसी के बाद का हार्मोन पूछ रहा है। लास्ट हार्मोन देख रहे हैं एचसीजी। इसका निर्माण कौन करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहते हैं इसको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहते हैं इसको, है ना। ये जो हार्मोन है इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण करता है प्लेसेंटा, अपरा कहते हैं जिसको। अपरा जो होता है ये एचसीजी का निर्माण करता है। और अपरा कब बनेगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो अपरा का निर्माण होगा ही नहीं। तो कौन सा हार्मोन इंडिकेट करेगा कि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है ना। तो यहाँ पे एचसीजी वो हार्मोन होगा जो क्या इंडिकेट करेगा कि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल के यूरिन में कौन सा हार्मोन मिलेगा, वो मिलेगा आपका एचसीजी मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाता। सबसे पहला है रिलैक्सिन, बिल्कुल प्लेसेंटा ही रिलीज करता है। इंसुलिन, नहीं, इंसुलिन को प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता, कौन बनाता है, पेनक्रियाज। इंसुलिन का निर्माण कौन करेगा, पेनक्रियाज करेगा, है ना। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, प्लेसेंटा ही बनाएगा, है ना। अगर एचसीजी के बारे में बात करें, ये भी कौन बनाएगा, ये भी प्लेसेंटा ही बनाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा इसमें से नहीं बना रहा है, इंसुलिन नहीं बना रहा है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलिन। बाकी एचसीजी, रिलैक्सिन और एचपीएल तीनों कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है ना। तो रिलैक्सिन, एचपीएल, एचसीजी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाएगा, तो इंसुलिन का निर्माण करता है पेनक्रियाज, है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं, मतलब जो स्पर्म है इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, है ना। जो स्पर्म था वो कहाँ पे मैच्योर होगा, पहला है टेस्टिस में। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल में तो स्पर्म का निर्माण होता है ना। मैच्योर वहाँ नहीं, मैच्योर कहाँ पे होता है, तो जब टेस्टिस से बाहर निकल के आता है ना, जब वो सेमिनिफरस ट्यूबुल से निकल के बाहर आएगा तो बाहर एक बहुत ज्यादा क्वाइल्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस, है ना। तो एपिडिडाइमिस में ही स्पर्म मैच्योर होता है और वहीं पे कुछ समय के लिए स्टोर भी रहता है ना। कुछ समय के लिए स्पर्म का वहां पे स्टोरेज भी होता है और वहीं पे स्पर्म मैच्योर भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एपिडाइमिस, अधिवृषण में शुक्रवाहिका, ये तो एपिडाइमिस से स्पर्म को लेके जाता है ना। शुक्राशय की बात करेंगे तो शुक्राशय ये सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड है जो जिसका सिक्रीशन सीमेन के निर्माण में हेल्प करता है ना। वृषण, इसके अंदर तो स्पर्म का निर्माण होता है, ये तीनों नहीं होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है ना। तो प्राथमिक जनन अंग मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कहते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वैसा सेक्स ऑर्गन जो गैमेट का निर्माण करे
और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का निर्माण करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं बट ये ना तो गैमेट बना रहे हैं ना ही सेक्स हार्मोन बना रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स हार्मोन पूछ रहा है तो सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछ रहा है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा। अब देखिए अधिवृषण के बारे में बात करेंगे, तो क्या यहाँ पे हमारा गैमेट बनता है क्या, यहाँ पे तो गैमेट क्या होता था, स्टोर होता था, मेच्योर होता था, यहाँ पे निर्माण नहीं होता था, बताइए तो गलत है। वास्ट डिफरेंस तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जहां से स्पर्म जा रहा है, मतलब ये भी गलत। टेस्टिस, बिल्कुल टेस्टिस के अंदर स्पर्म भी बनता है और टेस्टिस के अंदर ही मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काउपर्स ग्रंथि उपस्थित होता है, मतलब काउपर्स ग्लैंड कहां पाया जाएगा, है ना। तो काउपर्स ग्लैंड आपको याद होगा कि मेल में 3 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड पढ़ाए गए होंगे, है ना। पहला सेमाइनल वेसिकल, दूसरा आपका काउपर्स ग्लैंड और तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो क्या काउपर्स ग्लैंड फीमेल में मिल रहा है क्या, नहीं ना, दोनों में तो मिलेगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। कहां पे मिल रहा था, मेल में। मेल के अंदर 3 ग्लैंड कौन कौन से, तो इसमें मिलता था सेमाइनल वेसिकल, दूसरा कौन सा मिलता था, दूसरा मिलता था आपको प्रोस्टेट, है ना, और तीसरा कौन सा मिलता था, काउपर्स। 3 ग्लैंड मिलते हैं, है ना, काउपर्स ग्लैंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है काउपर्स ग्लैंड कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा हमेशा मेल के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है, अभी पढ़े थे, है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि कहां मिलेगा, मेल के अंदर मिलेगा, और मेल में कहां पे मिलेगा, तो पहला वृक्क के ऊपर, मतलब बोल रहा है किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड मिलता है, वहां मिलता है एडिनल ग्लैंड, है ना, तो किडनी के ऊपर तो नहीं मिलेगा। दूसरा वृषण के पास, टेस्टिस के पास। टेस्टिस का लोकेशन देखेंगे तो खुद एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, ये कहां पे है, ये स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर कोई ग्लैंड आपको, मतलब ये प्रोस्टेट तो नहीं मिलेगा, मतलब ये भी गलत है। मूत्रवाहिनी के पास, मतलब यूरेटर के पास, किडनी से जो 2 ट्यूब आ रहा था, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन लेके आता था, उसको हम लोग कहते थे यूरेटर, वहां पे मिलेगा क्या, वहां भी नहीं होता, है ना। तो मूत्र मार्ग के चारों तरफ बताया गया था प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। अगर ये आपका यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के चारों ओर क्या करता था, ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कवर करके रखता था। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूत्र मार्ग के चारों ओर, है ना, अराउंड द यूरेथ्रा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था को कहा जाता है ना। 16 सेल स्टेज, मतलब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, उसमें जो 16 सेल स्टेज आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, अभी मैंने बताया था 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोग कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं इसको, मोरूला कहते हैं, है ना। उसके बाद 16 से 32 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते थे, मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला, है ना। और फिर 32 से 64 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते थे, गैस्ट्रुला, है ना। और इसमें क्या पूछ रहा है, 16 सेल स्टेज क्या कहलाएगा, मोरूला। ब्लास्टोमियर ये तो सेल है, ब्लास्टोमियर क्या है, क्लीवेज के बाद जो सेल बनते हैं, है ना, ये तो होगा ही नहीं। ब्लास्टुला तो होगा नहीं, गैस्ट्रुला तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, मोरूला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड लास्ट, एमसीक्यू का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। एक परिपक्व शुक्राणु में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है, मतलब एक स्पर्म जो होगा मैच्योर स्पर्म में कितना ऑटोजोम पाया जाता है ना। तो सबसे पहले बात करें कि एक स्पर्म में कितना क्रोमोजोम पाया जाता है, तो एक जो स्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है, और ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में टोटल कितना क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम। अब ये 23 क्रोमोजोम को हम देखेंगे कैसा क्रोमोजोम मिल रहा है, तो इसमें आपको याद होगा या तो मिलेगा 22 प्लस एक्स या फिर मिलेगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। और ये एक्स वाई क्या है, ये तो है सेक्स क्रोमोजोम, ये क्या है, सेक्स क्रोमोजोम, है ना। बाकी ये क्या है, ये तो है ऑटोजोम, ये क्या है, ऑटोजोम। तो स्पर्म में या तो 22 प्लस एक्स होगा या तो 22 प्लस वाई होगा। तो ये एक्स और वाई सेक्स क्रोमोजोम, इसको हटा दें तो टोटल कितना बच गया ऑटोजोम, 22 बच गया। ऑप्शन में है क्या 44, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, 46 नहीं 22, बिल्कुल 22 इज द राइट आंसर। 22 ऑटोजोम स्पर्म में मिलते हैं, ठीक है। ये भी 23 भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है, मतलब ह्यूमन में जो बच्चा होगा उसका जेंडर क्या होगा, वो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा,
वैसे हमारी सोसाइटी बहुत टाइम से ब्लेम करते आ रही है फीमेल को, बट ये गलत है, इसमें मेल रिस्पॉन्सिबल है। कैसे समझेंगे? फीमेल में जो ओवम बनता था वो कैसा बनता था? 22 + X वाला, जितना भी ओवम बनेगा सब एक जैसा, है ना, कुछ डिफरेंसेस है ही नहीं। मेल के बारे में बात करें तो मेल में ये तो था ओवम। अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म जो बनता था, स्पर्म कैसा बनेगा? स्पर्म या तो बनेगा 22 + X वाला या फिर बनेगा 22 + Y वाला। अगर ये फ्यूज किया तो क्या होगा? 22 और 22 44, 44 और XX 44 + XX, मतलब ये क्या बनेगी? फीमेल, है ना। अगर ये फ्यूज किया तो क्या बनेगा? अगर ये 22 + 22 कितना हो गया? 44 और प्लस ये Y और ये XY, ये क्या बनेगा? मेल। अब बताइए ये स्पर्म कौन बन रहा था? मेल। तो जैसा स्पर्म फ्यूज कर रहा है वैसा बच्चा बन रहा है ना। तो बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, कौन डिसाइड कर रहा है? ये अलग अलग टाइप के गैमेट किसमें बन रहे हैं? हेट्रो टाइप के गैमेट। हेट्रोगैमेटिक कौन होता है इसमें? मेल होता है। फीमेल तो होमोगैमेटिक है, ये तो एक ही टाइप का गैमेट बना रही है, तो क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मेल की होती है। मेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर ऑफ ह्यूमन चाइल्ड। क्लियर है क्या? फीमेल नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो बोर्ड में आने वाले थे वो सारे कंप्लीट किए। आगे हम लोग इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर करेंगे इसी लेक्चर में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में अंतर लिखें, है ना। क्या क्या अंतर हो सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, है ना। तो दोनों में डिफरेंस लिखना बहुत आसान है। अगर यहाँ पे बात करें शुक्राणु जनन के बारे में, तो शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये किस में होता है? ये मेल में होता है। ये किस में होगा? फीमेल में होगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कब स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना। मतलब जब प्यूबर्टी आती है, 12 से 13 साल का जो बच्चा होता है, तब इसमें क्या होता है? शुरू होता है। बट अगर oogenesis के बारे में बात करें तो ये कब स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना। मतलब जब वो फीमेल अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी तभी उसके अंदर oogenesis शुरू हो चुका था, है ना। बाकी ये जब शुरू हो जाता है तो डेथ तक बनते रहता है। और ये अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये जब शुरू होगा तो जब फीमेल में मेनोपॉज आएगा उसके बाद इसका मैच्योरेशन वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, प्रोसेस बंद हो जाती है ना। इसके अलावा बहुत सारा डिफरेंस आप लिख सकते हैं, है ना, सारा बताया गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 3-4 डिफरेंस लिख देंगे आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म का डायग्राम बहुत बार आपका बोर्ड पूछ चुका है ना। बहुत आसान है। एक स्पर्म का बनाएंगे हेड, है ना, हेड के बाद इसका नेक और नेक के बाद इसका मिडिल पीस, नेक के बाद इसका मिडिल पीस और मिडिल पीस के बाद इसका क्या हो जाएगा? इसका टेल। ये इसका था हेड, ये इसका था मिडिल पीस और ये इसका यहां से यहां तक भाग क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? टेल। मतलब इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग मध्य भाग कहते हैं और ये क्या कहलाएगा? पूंछ कहलाएगा, है ना। अब इसके अलावा इसके बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दीजिएगा जो कि क्या होती है? जो कि इसकी मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा एक्रोजोम। इसके हेड में ट्रायंगुलर पार्ट क्या आ जाएगा? एक्रोजोम, जिसको अग्रपिंडक कहते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। यहाँ पे आपका सेंट्रियोल आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके मिडिल पीस में क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, जो कि क्या करेगा? ऊर्जा देने का काम करेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला, व्हाट इज प्लेसेंटा? राइट इट्स फंक्शन। प्लेसेंटा क्या होता है और इसका काम क्या है ना। तो प्लेसेंटा, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसके अंदर प्लेसेंटा का निर्माण फीमेल का यूटेरस का वाल और उस बच्चे का जो कोरियन था वो दोनों मिलकर क्या करता था? प्लेसेंटा का निर्माण करता था।
मदर के बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट थे उसके ब्लड से उसको अब्जॉर्ब करके उस बच्चे तक पहुंचाना, बच्चे का जो भी वेस्ट था उस वेस्ट को कहाँ तक, उस मदर के बॉडी तक पहुंचाना। ये सारा काम कौन करता है, ये सब प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इनफैक्ट इसके अलावा प्लेसेंटा क्या करता है, बैरियर का काम करता है, मदर के ब्लड और फिटस के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देता, है ना। तो ये प्लेसेंटा का काम हो जाएगा बहुत सारा, है ना। इसके अलावा प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है ना, जो बहुत सारे हार्मोन बनाता है, HCG, HPL, ये सब सारे हार्मोन कौन बनाता था, ये सारा प्लेसेंटा बनाता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई टेस्टिस आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन मेल। नर में जो वृषण होता है शरीर से बाहर वृषण कोष में क्यों रहता है ना, उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में क्यों रहता है। तो आपको बताया गया था कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है, ये लगभग 37, लगभग क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, शुक्राणु जनन नहीं हो सकता, है ना। तो अब शुक्राणु जनन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से कितना कम चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से लेस, और कितना लेस चाहिए, तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम, है ना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। और ये टेम्परेचर कहां पे मिलता है, तो स्क्रोटम में मिलता है ना। यही रीजन है कि जो टेस्टिस होता है मेल में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, स्क्रोटम में, उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में पाया जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, है ना। मेल में जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं उसका फंक्शन लिखना है, उसका काम क्या लिखना है ना, काम लिखना है। तो काम क्या क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं। तो मेल में 3 एसेसरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल है ना। दूसरा जो ग्लैंड है इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो ग्लैंड है ये क्या हो जाएगा, ये काउपर्स ग्लैंड हो जाएगा। ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में होता है, लेकिन ये कैसा होता है, सिंगल होता है। ये भी पेयर में होगा लेकिन ये कैसा होगा, सिंगल होगा। सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होगा, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा और काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा, तीनों और स्पर्म ये सब मिलके क्या करता है, सीमेन का निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है ना। तो सबका सिक्रीशन देख लीजिएगा, किसका किसका कंपोजिशन सब बताया गया, है ना। तो सेमाइनल वेसिकल में आपको फ्रक्टोज वगैरह मिलता था जो उसको क्या करता था, ऊर्जा देने का काम करता था, है ना। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन और काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन जो कॉपुलेशन है, कॉपुलेशन के पहले ये थोड़ा सा रिलीज होता है जो कि क्या करता है, यूरेथ्रा के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो सबका फंक्शन आपको बताया गया है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इम्प्लांटेशन व्हेन इट इज स्टार्टेड। इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्रत्यारोपण क्या होता है और ये कब प्रारंभ होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है, तो शुक्राणु अंडाणु के विलय के बाद, निषेचन के बाद 6 से 8 दिन के अंदर वो मूवमेंट करता हुआ कहां पहुंच जाता है, यूट्रस में पहुंच जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या बन जाता है, ब्लास्टुला बन जाता है ना। तो ब्लास्टुला आके एंडोमेट्रियम की वॉल, जो गर्भाशय की अंदर वाली दीवार है एंडोमेट्रियम, उससे में आके चिपक जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो प्रत्यारोपण क्या कहते हैं, हो जाएगा। ये कब प्रारंभ होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद क्या होता है, ये हो जाता है। क्लियर है सबको। आगे बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग किसे कहते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग का डिफिनेशन देखेंगे तो प्राथमिक जनन क्या होता है, वैसा सेक्स ऑर्गन जो कि क्या कर रहा था, तो ये गैमेट का निर्माण कर रहा था, गैमेट फॉर्मेशन, है ना, युग्मक का निर्माण कर रहा था और प्लस सेक्स हार्मोन का निर्माण कर रहा था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन कौन सा, जो गैमेट का निर्माण करेगा, जो क्या करेगा, गैमेट का निर्माण करेगा और क्या करेगा, सेक्स हार्मोन का निर्माण करेगा, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एग्जांपल में आप अगर लिखना है तो मेल में क्या लिख सकते हैं, मेल में क्या लिख सकते हैं, मेल में हो जाएगा टेस्टिस, है ना, वृषण कहते हैं। और फीमेल में क्या हो जाएगा, मादा में क्या हो जाएगा, ओवरीज, है ना,
क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, वैसे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट तो नहीं बनाते लेकिन गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। जैसे में मेल के अंदर क्या हो जाएगा, तो मेल के अंदर टेस्टिस को छोड़ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो आते हैं, चाहे वो आपका सेमाइनल वेसिकल हो, चाहे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे आपका काउपर्स ग्लैंड हो, चाहे वास डिफरेंस हो, चाहे यूरेथ्रा हो, चाहे इजैकुलेटरी डक्ट हो, चाहे पेनिस हो, पेनिस तो एक्सटर्नलिटी में आता है, तो ये सारे के सारे क्या है आपके एसेसरी या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में ओवरी को छोड़ के या तो फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, या तो यूट्रस हो सकता है, या तो विजाइना हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, है ना, आसान है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कोलोस्ट्रम, व्हिच हार्मोन रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, है ना। कोलोस्ट्रम क्या है, हिंदी में खीस भी कहते हैं इसको, खीस क्या है और कौन सा हार्मोन दूध के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सा हार्मोन जो होगा दूध के उत्पादन को नियंत्रित करेगा, है ना। तो कोलोस्ट्रम आप लोग को बताया गया था, कोलोस्ट्रम फर्स्ट मदर मिल्क को कहते हैं, फर्स्ट मदर मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मदर मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, है ना। अब इसकी क्वालिटी क्या होगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा, है ना। ये हल्का सा पीला कलर का होगा, हल्का पीला लिख सकते हैं, हल्का पीला रंग का होगा, है ना। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। इसमें एंटीबॉडीज मिलेंगे, है ना। ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फर्स्ट मदर मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खीस कहते हैं, है ना। कौन सा हार्मोन ये आपके मिल्क के प्रोडक्शन को नियंत्रित करता है, तो अगर बात करें प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंत में जो मिल्क का निर्माण होता है वो करता है कौन सा, एचपीएल, वो कौन करेगा, एचपीएल करेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं, कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करेगा, मिल्क का निर्माण करेगा। लेकिन प्रेगनेंसी जब खत्म हुई, मतलब पार्चुरेशन हुआ, बच्चा जन्म ले लिया, प्लेसेंटा टूटी खत्म हो गया, अब क्या एचपीएल बनेगा, प्लेसेंटा है ही नहीं तो एचपीएल नहीं बनेगा। तब मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, तब मिल्क का प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन, कौन करेगा, प्रोलैक्टिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिल्क के प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन करता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में देखेंगे तो वहां पे कौन करेगा, एचपीएल करेगा। क्लियर है सबको, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन फीमेल ओवरी, है ना। तो आपके नोट्स में बनाया गया होगा, फीमेल के ओवरी का एक ट्रांसफर सेक्शन काट के बनाइए। तो आपको बताया गया था कि फीमेल के ओवरी में आप देखेंगे कि साइड साइड में आपको जर्मिनल लेयर मिल जाएगा, जर्मिनल लेयर मिल जाएगा, है ना। इसके बाद ये साइड साइड वाला भाग क्या कहलाता था, इसका कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया, है ना, साइड का भाग हो गया, और बीच वाला इसका क्या हो गया, मेडुलरी रीजन हो गया। तो ये मेडुलरी रीजन में क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो आते थे यहीं तक आते थे, है ना, यहीं से इसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई ब्लड वेसल्स वगैरह के द्वारा यही मिलता था। इसमें आपको क्या मिलता था, तो प्राइमरी फॉलिकल मिलता था, है ना, बहुत सारे फॉलिकल डेवलप होते थे, इसी में सेकेंडरी फॉलिकल, इसी में टर्सरी फॉलिकल, इसी में ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर करता था, तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर करता था, तो यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल से टूट के सेकेंडरी oocyte जो था वो यहाँ से बाहर निकल जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ओवुलेशन कहते थे। क्लियर है। इसके बाद बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। क्लियर है क्या। तो यही डायग्राम बना देंगे। ये क्या है आपका प्राइमरी फॉलिकल, ये आपका क्या हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये आपका हो गया टर्सरी फॉलिकल, ये आपका हो गया ग्राफियन फॉलिकल, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो यहां से बाहर क्या निकला, ये निकाला सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। ये बचा हुआ भाग ये क्या कहलाया, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाया। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो पूरे 9 महीने तक ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये डिजेनरेट हो जाता है।
क्लियर है? तो यही एक डायग्राम आपको यहाँ पे बना देना था वेल लेवलिंग के साथ, है ना। ये सारे के सारे क्या है, ब्लड वेसल्स आपको वेन्स और आर्टरीज वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिलेगा? तो सेमाइनल प्लाज्मा का आपका कंपोजिशन बताया गया था, इसमें फ्रक्टोज वगैरह मिलते थे, है ना। इसके अलावा इसमें क्लॉटिंग फैक्टर कुछ मिलता था जो कोगुलेट करवाता था सीमेन को, है ना। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसको आपको लिखवाया गया नोट्स में, इसको एक बार देखकर लिख लीजिएगा। अगला है ड्रॉ वेल लेवल लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब अबाउट देम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वेल लेवल डायग्राम बनाइए और इसके बारे में लिखिए, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आसान है बनाने में, देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बहुत आसान, है ना। एक सिंपल सा ऐसा कलश जैसा स्ट्रक्चर आपको बना देना है, ठीक है ना। ऐसे आपको बना देना है फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पे हो गया ओवरी, है ना। एक पेयर ओवरी मिलेगा, इधर कनेक्ट रहेगा इससे, और एक साइड आपके पेल्विक वॉल से कनेक्ट रहता है ना। तो यहाँ पे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेबलिंग कर देंगे। ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। ये क्या हो गया, ये इसका फिम्बरी हो गया, है ना। ये ओवरीज हो गया, है ना। ये यूटेरस हो गया, ठीक है, यूटेरस हो गया। यूटेरस के बाद ये क्या हो गया, तो इधर कर देते हैं इसकी लेबलिंग। ये क्या हो गया, सर्विक्स हो गया, और ये लास्ट वाला रीजन क्या हो गया, ये वेजाइना हो गया। हिंदी नेम के बारे में बात करें तो इसको डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं, डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं इसको, है ना। फिम्बरी को झल्लरी कहते हैं, ओवरी को अंडाशय कहते हैं, यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं, सर्विक्स और इधर वेजाइना को योनि कहते हैं। इसको वेजाइना को क्या कहेंगे, योनि कहेंगे, सर्विक्स को सर्विक्स ही, है ना। तो ये क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। अब इसको डिस्क्राइब करना है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसको मार्क कर दे रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है ना, ओवरीज इंपॉर्टेंट है, यूट्रस इंपॉर्टेंट है, और वेजाइना इंपॉर्टेंट है। इस सबको डिस्क्राइब कर दीजिए, हो गया, क्लियर है। इसके अलावा एक ग्लैंड था फीमेल में, है ना, एक ग्लैंड हुआ करता था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक ग्लैंड मिला करता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड। क्या कहते थे इसको, यहाँ पे इस ग्लैंड को कहते थे बार्थोलिन ग्लैंड। क्या कहते थे इसको, बार्थोलिन ग्लैंड कहते थे, क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। बाकी जो जो स्टार मार्क किया गया वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कर लेंगे आप, डिस्क्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट पार्चुरेशन एंड इट्स हार्मोन विद इट्स फंक्शन। पार्चुरेशन प्रसव क्या है और इसमें कौन कौन से हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है ना, और उसका क्या क्या काम होगा, उसका फंक्शन, ये बस बता देना है। तो अगर पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे तो जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, प्रेगनेंसी पीरियड गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है, वो बच्चा खुद मदर के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि अब वो रेडी है निकलने के लिए, बहुत दिन रह लिया भाई, पूरे 9 महीने रहा है ना। तो अब वो मदर के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि मुझे बाहर निकलना है भाई, बहुत कंजेस्टेड हो गया, बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, बोर हो जाते रहते। तो अब बोलता है हमको बाहर निकलना है ना। तो बाहर निकलने के लिए वो क्या करेगा, मदर के हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा मुझे बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो, है ना। तो इससे क्या होता है, मदर का हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन बनाता है, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन कहते हैं, ये यूटेरस की वॉल में जाके कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, है ना, संकुचन कहते हैं हिंदी में, संकुचन करवाएगा। कहां करवाएगा, तो ये करवाएगा एंडोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम। कहां करवाएगा, मायोमेट्रियम में। क्या था मायोमेट्रियम, तो यूटेरस की बीच वाली वॉल, है ना, यूटेरस की जो मध्य वाली दीवार थी उसको हम लोग क्या कहते थे, मायोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम में जाके क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा पुष्पों का बाहर की तरफ निकलेगा, ऊपर से यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ प्लेसेंटा ने रिलीज किया रिलैक्सिन। प्लेसेंटा ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया, रिलैक्सिन रिलीज किया। और रिलैक्सिन क्या करता है, सर्विक्स को चौड़ा करता है,
सर्विक्स को क्या करेगा, चौड़ा कर देगा। अब बताइए, सर्विक्स चौड़ा हुआ और उधर से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नीचे से चौड़ा हुआ, तो बच्चा बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा, है ना। और बच्चा बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा और बर्थ कैनाल के थ्रू होते हुए, मतलब सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल को पार करेगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, प्रसव कहते हैं, है ना। और जैसे ही बाहर निकलेगा उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड खींचेगा, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड खींचेगा तो प्लेसेंटा पे टूट के बाहर आ जाएगा, है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम में, उस मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा फीमेल को पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन कि उस आपकी बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ दी जाए, और उतना पेन होता है एक पार्चुरेशन में, एक बच्चे को जन्म देने में, है ना। और इस पेन को हम लोग क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीटोसिन ने जो कॉन्ट्रैक्शन किया मायोमेट्रियम की वॉल में, इसकी वजह से वो। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, है ना। इसके अलावा अदर कुछ हार्मोन है, तो ये सब क्या करते हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो पार्चुरेशन और इसके हार्मोन का डिस्कशन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र को डिस्क्राइब करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मासिक चक्र बहुत आसान टॉपिक है बड़ा सा बट है बहुत आसान। 4 फेज है, चारों फेज को अलग अलग डिस्क्राइब कर देना है। पहला फेज इसमें कौन सा आ जाएगा, पहला फेज आएगा आपको मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज जो होता है, ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है, कितने दिन का होता है, ये आपका 4 से 5 दिन का होता है, 4 से 5 दिन का, है ना। तो इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है ना। एंडोमेट्रियम की वॉल टूटेगी तो उसमें जो ब्लड वेसल्स थे वो ब्लड वेसल्स भी टूटेंगे और ब्लड के साथ एंडोमेट्रियम की वॉल बाहर रिलीज हो जाएगी, है ना। तो ये 4 से 5 दिन का हो गया। इसके बाद दूसरा जो फेज आता है वो आता है कौन सा, तो फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। ये फेज जो होता है ये कब से कब, तो 5वें से लेके 12वें 13वें दिन तक, मतलब कितना से 7 से 8 दिन का हो गया लगभग, हाँ लगभग 7 से 8 दिन का ये फेज होता है ना। 5वें से लेके 12वें से 13वें, 7 से 8 दिन का फेज हो गया। इस दिन तक क्या होता है, ये आपके फॉलिकल जो है फॉलिकल डेवलप होते हैं। और फॉलिकल जब डेवलप होगा, फॉलिकल डेवलप होगा तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी में, और टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा, है ना। और ग्राफियन फॉलिकल जब मेच्योर होगा तो 14वें से 15वें दिन, है ना, तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। ये कब होता है, तो 14वें से 15वें दिन, मतलब 1 से 2 दिन का ये फेज है ना। इसको 14th डे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 14th डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से बाहर निकल जाएगा। अब वो निकल गया तो बचा हुआ पार्ट जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट निकल गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, उसको हमने कह दिया कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और हाई अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, इसलिए उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेज कहते हैं। या फिर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहा तो ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो या तो उसको कह दीजिए, उसको ल्यूटियल फेज कह दीजिए, या फिर इसको क्या कह दीजिए, इसको कह दीजिए आप सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज कह दीजिए। तो 15 डे से लेके फिर 28 डे तक, मतलब ये कितना दिन का, लगभग ये 13 से 14 दिन का टाइम जो हो गया, इसको हमने क्या कह दिया, ल्यूटियल फेज कह दिया। बस इसी चारों फेज को आपको डिस्क्राइब कर देना, आंसर हो गया कंप्लीट, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है ना। तो इसमें आपको बनाने होंगे टेस्टिस, है ना। टेस्टिस जो रहता है कहां पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कहां पे रहेगा, स्क्रोटम में रहेगा, है ना। अब टेस्टिस से जो पतली पतली ट्यूब निकली, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया सेमाइनल, इसको हमने कह दिया वास डिफरेंस, है ना। वास डिफरेंस मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको एपिडाइमिस मिलेंगे, है ना। एपिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस आएगा, दोनों आपस में मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे मिलता है इसको हम लोग कहते हैं, मिलने के बाद जो डक्ट शुरू होता है इसको हम लोग कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आगे बॉडी के लास्ट पोर्शन तक आया रहता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजें बदल लेते हैं। अब ये जो जाता है, ये जो दोनों जा रहा है वास डिफरेंस, ये कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लटक के, मतलब अगर आगे से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर मिल जाएगा,
यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यूरिनरी ब्लड इसके पीछे से दोनों आए, यहाँ पे ग्लैंड मिलते हैं। ये ग्लैंड कौन से होते हैं, सेमिनल वेसिकल। ये पीछे से आके यहाँ पे दोनों मिल गए, मिलने के बाद एजैकुलेटरी। अब यहाँ पे जहाँ पे मिले, यहाँ पे एक ग्लैंड मिला, इसको हमने क्या कह दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड कह दिया। प्रोस्टेट के बाद यहाँ पे छोटे छोटे ग्लैंड मिले, इसको हम लोग क्या कह दिया, काउपर्स ग्लैंड। इसके बाद से ये यूरेथ्रा बॉडी से बाहर आ रहा था और यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको मिल रहा था, है ना, जिसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं। ये आगे आके थोड़ा सा फुला हुआ भाग बनाता है ना, थोड़ा सा फुला हुआ भाग बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर फुले हुए भाग को हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है पेनिस, है ना। लेवलिंग कर देंगे, ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा, स्क्रोटम। ये हो गया वास डिफरेंस, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। यहां पे सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये हो गया काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। कुछ बचा क्या, हाँ ये बचा पेनिस। ये ग्लांस पेनिस कहते हैं इसको। और यहाँ पे एक स्किन की कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। क्लियर है। अच्छा ये छूट जाता है यूरेथ्रा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये लिख लेंगे, बाकी इसके सारे पार्ट्स के बारे में एक दो लाइन लिख देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा ये, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल्स, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट राइट। हमारे समाज में अगर किसी कपल को लड़की पैदा होती है तो सारा बिल फाड़ दिया जाता है महिलाओं पे कि तुम्हारी वजह से हुआ है ना। लैक ऑफ नॉलेज की बात है, जो एजुकेटेड नहीं है उनको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे हो रहा है ना। और पहले के जो ऐसे पारंपरिक समय से जो चलते आ रहा है कि फीमेल जो कमजोर है इनको दबाया जाए, बोला जाए, कुछ भी बोल देते हैं, बट ऐसा है नहीं, है ना। अब सब लोग एजुकेटेड हो गया, अब ऐसा कोई बिल नहीं फाड़ता है। पहले था कि लोग महिलाओं को ब्लेम कर देते थे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों, आपको बताना है कि ये क्यों सही नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता है, बताया जा चुका है कि अगर कोई बच्चा मेल या फीमेल हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेल की है, फादर की है। तो वहाँ पे फीमेल का कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं। रीजन, क्योंकि फीमेल में एक ही टाइप का गैमेट बनता है 22+X वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, है ना, ओवम कहते हैं। मेल में जो गैमेट बनते हैं दो टाइप के बनते हैं, एक बनता है 22+X वाला और एक बनता है 22+Y वाला, 22+Y वाला। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है, मेल को जाती है। जो स्पर्म फ्यूज करेगा वैसा ही बच्चे का जेंडर होगा, है ना। तो ये गलत है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं था, और है क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इन सबका आपको फंक्शन लिख देना है। पहला इसमें एंडोमेट्रियम है, दूसरा एक्रोजोम है, तीसरा फिमरी है, चौथा है कॉर्पस ल्यूटियम। तो एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम आपका यूट्रस का सबसे अंदर वाली वॉल है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन हो सके। प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, फीमेल के प्रेग्नेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख दीजिएगा। अगला है एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या करता है, स्पर्म के हेड में एक ट्रायंगुलर टोपिनुमा स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के समय ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करने में, उसको तोड़ने में हेल्प करता है, तो इसका फंक्शन लिख दीजिएगा। फिमरी, ये तो बहुत सिंपल है, जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलता था तो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन हुआ था, जैसे ही यहाँ से सेकेंडरी oocyte आया इसको पकड़ के क्या किया, ये डाल दिया फेलोपियन ट्यूब में। तो इसका फंक्शन हो जाएगा कि जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलता है तो उसको पकड़ के कहाँ पे लाता है, फेलोपियन ट्यूब में लेके आता है ना, ये हो जाएगा। अगला है कॉर्पस ल्यूटियम, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। और एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर किया।
है ना। बाकी कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पे उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, है ना। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, है ना। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, है ना। और इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आप एक बार कवर करेंगे, एक बार देखेंगे और जो भी डाउट आएगा उसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, लाइक करें और लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।